इसलिए हम लोग इस क्लास को बिल्कुल ज़ीरो से लेके चल रहे हैं। ये हो सकता है कुछ स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से आता हो बहुत सारी चीज़ें, बट कुछ को नहीं आता हो, लेकिन अगर आप सीखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ऐसा मत समझना कि ये तो स्टार्टिंग में बोरिंग है, एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट कर रहे हैं, बिकॉज़ कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, लेकिन ये चीज़ जो मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, ये केमिस्ट्री का ही फाउंडेशन है। अगर आप एटम्स को अच्छे से समझ जाएँगे तो आगे की जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। ओके, अभी कोई किसी का डाउट है क्या? और दूसरी बात, ये जो लास्ट क्लास थी जो मैंने बोला था, अगर कुछ लोगों ने नहीं देखी हो तो क्या वो देख ली? जो लोग फर्स्ट जॉइन कर रहे हैं? सर मैंने देखा था थोड़ा सा। थोड़ा जल्दी बताइए जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें क्लास में। अभी कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम दे रहा है, उसने उससे पहले कोई क्लास देखी ही नहीं? मेरी आवाज़ आ पा रही है ना आप लोग तक? जी। जी सर। इस छाया आपने देख ली? जी सर। पक्का? जी। ठीक है, ओके। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था मेरी, उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैंने अभी शेयर किया है वो बता देता हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे क्लास में। वीडियोस, मुझे लगता है वीडियोस दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ कई बार मैं वीडियो आप लोग को दिखा चुका हूँ पहले भी। अभी व्हाट्सएप की लोडिंग है मुझे। 2-3 डेफिनेशंस के बाद हम लोग फिर आज न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे, जो स्मॉल स्मॉल न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत सिंपल है। एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड आप लोग आराम से कर सकते हैं इनको। और उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मालूम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। कहाँ गया आप लोग का फाउंडेशन? ये है। हम लोग इतने सारे मैसेज भेज रहे हैं तो वो स्लो हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है, इससे पहले एटम्स के बारे में डिटेल में मैंने बताया है एटम क्या होता है, हम लोग क्यों एटम्स की इतनी स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। अगर किसी को भी केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करना है तो उसको सबसे पहले एटम को ही सीखना होगा। उसका बिहेवियर, मटेरियल, कोई भी मैटर हो वो सब एटम से मिलकर बना हुआ है। किसी भी चीज में डीपली जाएंगे तो एटम्स दिखेंगे। अब बात ये आती है एटम्स होता क्या है, वो हमें देखना है। कोई ज्यादा नहीं हो गया। ओके, ठीक है। अभी कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7, अप्रोक्सीमेट 10 है। देखिए एटम क्या होता है। नॉर्मली तो एटम हमको पता है स्मॉलेस्ट थिंग है मैटर का, लेकिन उसको डेफिनेशंस में हम कैसे लिख सकते हैं? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर के बारे में होता है। अगर मैं
ह्यूमन बीइंग या फिर स्पेशीज के बारे में कहूंगा तो मैं सेल बोलूंगा वहां पे। बायो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, लाइक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गन्स, ऐसा बोल सकता हूँ। बट यहाँ पे एटम है। एटम कुछ स्टूडेंट ने जो मुझको होमवर्क भेजा था तो उसमें एक मिस्टेक कर दिया था, वो लोग सेल में और एटम में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए बायो सेल जो होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा, वो आप लोग माइक्रोस्कोप से नॉर्मल देख सकते हैं। लेकिन ये एटम है, ये उससे भी बिलियंस टाइम छोटा होता है। तो हम एटम मतलब बायो सेल से भी बहुत नीचे की बात कर रहे हैं। सेल को जब और ज्यादा जूम करेंगे तो उसमें डीएनए दिखाई देता है, न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग को कंफ्यूजन होता है, दो टाइप का न्यूक्लियस है, एक तो सेल न्यूक्लियस होता है और एक एटॉमिक न्यूक्लियस है। तो सेल न्यूक्लियस तो बहुत बड़ा होता है क्योंकि उसके अंदर डीएनए है। उसको डीएनए को जूम करते तो मॉलिक्यूल आता है, मॉलिक्यूल को जूम करेंगे तो एटम आएगा, एटम को जूम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन यहाँ जो एटॉमिक न्यूक्लियस है वो एटम के अंदर की बात हो रही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सेल, अगर सेल की बात करें तो नॉर्मल जो एग होता है हैंड का, वो भी एक पूरे का पूरा एक सेल की तरह है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एटम जो होता है वो बहुत छोटा है उसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो अब हम एटम की बात आ जाती। एटम की डेफिनेशन क्या है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। देखिए मैं बहुत पहले से आपको ये बताता आ रहा हूँ, रेगुलर अभी थर्ड क्लास है, कि एटम की इतनी बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है। कोई भी चीज अगर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी तो उसकी तो हम बात करेंगे ना केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन्स और एटम के ऊपर ही टिकी हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं है उसके अंदर। केमिकल रिएक्शन मतलब दो केमिकल का आपस में रिएक्ट करना या मिल जाना किसी टेक्निक से या हट जाना, उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो केमिकल रिएक्शन। लाइक मिल्क को और शुगर और चाय पत्ती मिलाएंगे तो तीन केमिकल आपस में मिले और उससे एक न्यू टाइप का केमिकल, हमको जिसको चाय बोलते हैं, वो बन गया। ठीक है, ऐसा ही इन्हीं रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर मैं अब बात करता हूँ ये केमिकल रिएक्शन होती कैसे है, चाय में शुगर डाल के और मिल्क डालने से चेंज कैसे हो गया, तो वो जो चेंज हो रहा होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे हो रहा होता है और एटम के लेवल पे। इसलिए हम एटम की इतनी ज्यादा बात कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी चेंज अगर किसी मैटर में होता है तो वो बिल्कुल डीपली लेवल पे होता है, मतलब बिल्कुल माइक्रो लेवल पे, जिसको हम एटम कहते हैं। इसलिए हम एटम की बात करते हैं, क्योंकि एटम ही सबसे पहले एटम ही होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है। जैसे कि आपने सुना होगा फायर क्रैकर्स होते हैं, वहां पे कोई जैसे किसी को चोट लग गया, पोटेशियम और सल्फर को आपस में मिक्स करने से, नॉर्मल लैंग्वेज में गंधक पतास बोलते हैं उसको, तो उनको अगर आपस में मिक्स कर दो तो वहां पे क्या होता है? ब्लास्ट हो जाता है। गाँव में या जैसे फुलझड़ी या जो भी होगा, छोटे छोटे फायर क्रैकर, उनमें ये यूज होता है। तो उसमें भी क्या होता है? पोटेशियम और ये आपका सल्फर, अगर इन दोनों को मिलाते तो एक रिएक्शन होता है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से, जिससे कि बहुत ज्यादा एनर्जी डेवलप हो जाती है। वो सब चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। लाइक आप अगर ये बर्न करते हैं, जैसे मैचस्टिक हो गया या फिर कोई भी चीज, अगर वुड को आप बर्न करते हैं तो उसमें हीट क्यों निकलता है, तो ये हीट भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। तो वो सब चीजें बताऊंगा एक एक चीज करके। बट स्टार्टिंग क्या है, हम लोग बेसिक से करेंगे। तो बेसिक्स क्या है? एटम। तो एटम की डेफिनेशन, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मीन ये मैटर का सबसे, देखिए एक चीज ध्यान देना, अगर ये कहोगे कि सबसे छोटा ये है तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी स्टडी के लिए जहां पे हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे उसके हिसाब से ये छोटा है। लेकिन अगर आप बात करो कि सबसे छोटा क्या है, तो वो अलग ही चीज है, वो अभी क्वार्क को बोलते हैं हम लोग, लेकिन वो हमारी स्टडी का पार्ट नहीं है। नॉर्मली हम कहाँ तक रुक जाता है? एटम या न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन तक। इसलिए तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस। दैट्स व्हाई वी regularly study about atom, electron. Okay, it's built up of some subatomic particle like electron, proton and neutron. Atom के अंदर तीन particle है, electron, proton and neutron, which is the revolving particle is what?
कौन बताएगा? एटम के बाहर जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? सर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं हम लोग। और एटम के अंदर जो होते हैं वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसा तो अब हम इनके अब एक्चुअल जो केमिस्ट्री का देखिए दो फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन था। एटम्स कैसा है, डीपली क्या दिखेगा। अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं केमिस्ट्री को। और घबराना मत, ऐसा मत समझना कि सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर 2 to 3 मंथ रेगुलर आपने ये थोड़ा स्मॉल स्मॉल ये क्लासेस ले ली तो आपका केमिस्ट्री का डर निकल जाएगा और आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट होगा। इसके जरिए आप लोग इलेक्ट्रिसिटी भी समझ पाएंगे और बहुत सारी चीजें, कम्युनिकेशन इसके जरिए समझ पाएंगे आप, वेव्स, लाइट्स, बहुत कुछ है। ओके, तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ये एग्जाम्पल है एटम का, हाइड्रोजन, लिथियम, कार्बन, कॉपर, सिल्वर, मेनी मोर। मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल इज वेरी सिंपल, टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अगर दो एटम आपस में मिलेगा तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। like O2, NaCl, Cl2, NH3, NH4. NH4 is not molecule, it's a radical actually. वो बाद में मैं बताता, CO2 is also molecule, और CH4 मीथेन, जिसको हम बायोगैस भी बोलते हैं ना, उसके अंदर वो मिक्स होता है। ओके, तो मॉलिक्यूल समझ में आया। देखिए स्टार्ट कहाँ से होती है रिएक्शन। सबसे पहले हम नीचे एटम पे जाते हैं। एटम एटम आपस में मिलता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कंबाइनिंग ऑफ एटम्स आपस में। एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं या एटम आपस में सेपरेट होते हैं, उसी चीज को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, अगर ये अलग अलग हैं और दोनों को मिक्स कर दें तो वो कॉमन सॉल्ट बन जाता है, NaCl। तो ये दो आइटम आपस में मिलके एक किसका आइटम बनाएंगे? कॉमन सॉल्ट का। लाइक ये जो लिखा हुआ है NaCl, तो ये दो आइटम थे। यहाँ मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को। इधर ये NaCl एक Na का आइटम है, एक Cl आइटम है। दोनों आपस में मिलने से क्या बना? एक मॉलिक्यूल बना, इसको कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ये कैसे बना? ये दो एटम आपस में मिले, और वो जो थ्योरी है आपस में मिलते क्यों है वो सब आगे की बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम केमिकल बॉन्ड पे। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड इज ऑल्सो सिंपल। बॉन्ड आप लोग को पता ही होगा, बॉन्ड मतलब चिपकना एक तरीके का, या बोले तो बोलते ना उनका अच्छा बॉन्ड है, दोस्ती को भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें। तो केमिकल बॉन्ड ऐसा ही है। केमिकल मतलब केमिस्ट्री की बात करते हैं, और जहां भी केमिकल बॉन्ड मतलब समझो एटम्स का या मॉलिक्यूल का बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ऐसा। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? द फोर्स विच होल्ड द एटम्स टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। मीन एक ऐसा फोर्स के जो दो या उससे ज्यादा एटम्स को आपस में जोड़े रखता है, उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल। द फोर्स व्हिच होल्ड द एटम्स टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल्स को स्टेबल बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि एटम्स ने आपस में जोड़ लिया, फिर विद इन अ सेकंड वो हट गया, फिर जुड़ गया, फिर हट गया, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं होना। एक ही बार अगर वो जुड़ रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। और स्टेबल एटम स्टेबल मॉलिक्यूल हो जाता है फिर, लाइक वाटर मॉलिक्यूल। ऐसा तो नहीं होता है ना। वाटर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? टेल मी। बताइए बच्चों। H2O है ना। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वाटर के अंदर H अलग हो जाए, O अलग हो जाए। पानी हम पी रहे हैं तो पहले O चला गया, फिर थोड़ी देर के बाद H जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो एक मॉलिक्यूल बन गया तो वो स्टेबल है। वाटर है तो दैट मीन H2O, 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 ट्रिलियंस ऑफ H2O वाटर के अंदर रहेगा, ऐसा। वो अलग अलग नहीं होता। अलग करने का टेक्निक्स होता है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन नॉर्मली इन नॉर्मल कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगा। H2O है तो H2O ही रहेगा, और H2O पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है, ऐसा। बना कैसे है? दो H मिले हैं और एक O मिला है, आपस में मिलकर उन्होंने वाटर का मॉलिक्यूल बनाया है। और वो ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको दिखते हैं वाटर की फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में। ओके, तो केमिकल बॉन्ड समझ में आया। द फोर्स which hold the atoms together as a stable molecule is known as chemical bond। मीन वो फोर्स जो H2O को या दूसरे मॉलिक्यूल को आपस में बांधे रखता है,
आपस में जोड़े रखता है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ओके, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स आपने सुना होगा, हाइड्रोजन, कार्बन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे बच्चों को याद भी हो जाते हैं, बहुत सारे तो बहुत 50 60 70 भी याद कर लेते, बट उनकी याद करने की दूसरी टेक्निक होती है, वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट की बात आती है, दिस मतलब दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th एंड 12th। पूरा पूरा एक एलिमेंट्स का पार्ट होगा उसके अंदर जो चैप्टर होगा। ये अभी जो आपको स्मॉल स्मॉल दिख रहा है ना, ये वहां जाके पूरा पूरा एक चैप्टर बन जाएगा। एलिमेंट क्या है, सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स प्योर सब्सटेंसेस इज नॉन एज एलिमेंट, मीन एक ही जैसा एटम्स के प्योर सब्सटेंस, लाइक आयरन। अगर मैं बोलता हूँ आयरन, तो दैट मीन आयरन इज Fe, Fe फेरस 26 एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं आयरन की बात करता हूँ तो उसमें पूरा पूरा आयरन ही होगा, Fe ऐसा पूरे का पूरा आयरन का ही एटम होगा ऐसा। या जैसे कॉपर की बात करूंगा तो कॉपर ही होगा, ऑक्सीजन की बात करूंगा तो O2 ऐसे ही होगा। जैसे एल्यूमिनियम की बात की तो एल्यूमिनियम ही होगा। तो मीन अगर सिमिलर काइंड्स के एटम्स का कोई सब्सटेंस होगा तो उसको हम एलिमेंट बोल देते हैं। दैट्स इन वेरी वेरी सिंपल। हमारे आसपास में आप देखना कितना एटम्स होगा, ज्यादातर तो आयरन, कॉपर। प्लास्टिक नहीं होता एलिमेंट, प्लास्टिक मोनोमर और पॉलीमर वो बिल्कुल डिफरेंट है। कार्बन भी होता है हमारे पास में, और बहुत सारा है, मतलब कैल्शियम भी दिखता है। ओके, एलिमेंट कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का एलिमेंट होता है। अच्छा, एक चीज मुझे आपसे पूछना था, एलिमेंट 3 टाइप का है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और मेटेलॉइड। अब मुझे कोई ये बताएगा मेटेलिक का मतलब क्या होता है, मेटल। कोई भी स्टूडेंट ये बताए मेटेलिक क्या होता है। सर जी बताइए। सर वो वाले होते हैं जो एक मेटालिक एटम से बनते हैं, जैसे फीरियम या आयरन, गोल्ड, आर्गियम या सिल्वर, ऐसे वाले एलिमेंट्स से जो बनते हैं। मतलब very very simple definition is this, that those type of atom या those type of material which allow the flow the electricity and heat within it, मीन वो मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है या जिनके अंदर से हीट फ्लो हो सकती है, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब आप लोग ये डिफरेंशिएट कीजिए कि आपके पास में मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं, 2 मिनट्स में। मतलब आप जिस रूम में हैं उसमें बताना मेटल कौन से, नॉन मेटल कौन से और मेटेलॉइड कौन से। मेटेलॉइड का भी एक बताऊंगा, ये तो पूरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इसी के ऊपर, मेटेलॉइड के ऊपर। ओके, 2 मिनट का टाइम दीजिए। एक्सक्यूज मी। ओके, जी बताइए, कौन बताएगा सबसे पहले। हिबा कहरा, आप बताइए। आप यहाँ पे बैठे हैं, वहां पे आपको बताना है मेटल्स कौन से, नॉन मेटल्स कौन से, और मेटेलॉइड्स भी बता दो अगर पता हो, अदरवाइज मैं बताता हूँ। योर माइक्रोफोन इज टर्न ऑफ, म्यूट हो गया। ओके, सर मैंने अभी किया है। अभी ज्वाइन किया। ओके, जल्दी करना चाहिए था। इकबाल मेहदी, आप बताइए, आपने मेटल्स कौन से, नॉन मेटल्स कौन से और मेटेलॉइड्स कौन से, थोड़ा सा तेज किसी के टाइम से हो जाए, ऐसे भी हो जाएगा। वाफिया फातिमा,
सर जी जी, मेटलॉइड आप में बताइए। सिलिकॉन आता है सर। सिलिकॉन इज ए मेटेलॉइड। अगर सर आपको ये मेटल की पूछना, मेटल की डेफिनेशन दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। मेटल वो होता है, बिल्कुल सिंपल वर्ड में, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम करंट भी बोलते हैं, वो फ्लो होता है, या फिर वो हीट हो जाते हैं, हीट को फ्लो कर देते हैं। मीन जैसे आपने देखा होगा घर पे अगर हम खाना बनाते हैं तो उसके साथ में जो यूटेंसाइल होते हैं वो भी हीट हो जाते हैं, तो दैट मीन दो ऑल थिंग्स आर मेटल। ऐसा लाइक हमारा फैन है, फैन चलने के टाइम पे हीट हो जाता है। कोई भी आयरन हो गया आपका, आपका स्टील हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, जिंक और एवरीथिंग, ये ऑल आर मेटल्स। क्योंकि इनमें से अगर आप, सिंपल बात है, आप अगर इसको टच कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी के वायर से तो आपको शॉक लगेगा। तो कितना सिंपल है कि आप पहचान लो ये मेटल है। नॉन मेटल लाइक ये आपका कार्बन हो गया, आपका कपड़े हो गए, और आपका ये वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, और ये सब नॉन मेटल है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है प्योर वाटर भी नॉन मेटल होता है, मतलब वो उसको नॉन कंडक्टर बोलते हैं। जो प्योर वाटर है ना, डिस्टिल वाटर जिसको बोलते हैं, वो भी नॉन कंडक्टर। मेटेलॉइड क्या होता है? ऐसी चीजें जिनके अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास तो होता है, बट उस लेवल पे नहीं होता कि जितना मेटल में होता है। लाइक जैसे आयरन में डायरेक्ट टच करने पे एकदम आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, बट मेटेलॉइड या जो सेमीकंडक्टर है उनमें ऐसा नहीं होता। अगर उनको आप हीट कर देंगे तो उसमें से करंट फ्लो होगा। ऐसा एग्जाम्पल के लिए आपको अगर मैं बताऊं तो सैंड होता है ना, उसके अंदर जो केमिकल्स होता है, सिलिका बोलते हैं उसको, वो मेटेलॉइड है। या फिर और इससे सिंपल करूं, जब आप कुछ मंगाते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी, उसके अंदर एक छोटा सा पैकेट आता है जो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, वो भी सिलिका होता है। मीन वो भी मेटेलॉइड है। एक जर्मेनियम होता है, फॉस्फोरस है, इस टाइप के जो है वो सब, आर्सेनिक है, ये सब क्या है, मेटेलॉइड है। वो सब आगे आएगा, बस ये कि ये इंट्रोडक्शन है कि हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो ये एलिमेंट्स पता चला ना। एक ही तरह के जो एटम्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। एक ही तरह के एटम से बना हुआ सब्सटेंस, ऐसा नहीं एक ही तरह के एटम को एलिमेंट नहीं, उनसे जो सब्सटेंस बनता है। लाइक अगर आयरन की मैं बात करूं तो आयरन के अंदर ओनली ऑन ओनली आयरन के ही एटम होते हैं, ध्यान देना। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, 0.001%, बट नॉर्मल अगर एक प्योर आयरन की मैं बात करता हूँ तो उसमें आयरन के ही होंगे। जैसे गोल्ड की बात करता हूँ 24 कैरेट, तो उसके अंदर गोल्ड के ही एटम होंगे, समझे। सिल्वर की बात करता हूँ तो सिल्वर के ही एटम होंगे। ये सब एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर सिमिलर टाइप के एटम होते हैं। अच्छा, ये बताओ क्या वाटर एलिमेंट है? वलिया बताए, कौन बताएगा वाटर एलिमेंट है या नहीं? वलिया आप बताओ। बताइए वलिया फातिमा, आपको सर ये बताना एलिमेंट है। एलिमेंट नहीं है, अब ये बताइए क्यों नहीं है। वाटर सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम से नहीं बनता है। हाँ हाँ, बिकॉज टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल और एटम्स आर देयर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई वाटर इज नॉट ए एलिमेंट, इट इज ए कंपाउंड और मॉलिक्यूल, ऐसा बोलेंगे, ये कंपाउंड। ओके, तो ये चीज मुझे लगता है आप लोग को समझ आ गई, एलिमेंट क्या होता है, सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। क्योंकि आगे ये पूरा हमारा एलिमेंट्स पे शिफ्ट हो जाएगा टॉपिक। एक ही जैसा एटम्स का सब्सटेंस होगा तो वो एलिमेंट होगा, एक जैसा एटम्स का नहीं होगा तो उसको हम कंपाउंड बोल देंगे। सही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बोला, इट्स वेरी वेरी सिंपल, उसमें पता भी चल रहा है CO2, तो दिस इज नॉट अ एलिमेंट, दिस इज अ कंपाउंड। जैसे मैंने NH3 बोला, दिस इज अमोनिया, दिस इज ऑल्सो कंपाउंड। अच्छा, मैंने बोला O2, दिस इज एलिमेंट और कंपाउंड। O2, ये बात कह रहा, आप बताओ O2 कंपाउंड है या एलिमेंट है?
सर एलिमेंट। हाँ, बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ एटम आर देयर, दो एटम है ओनली। ओके। और जैसे मैं बोलता हूँ Cl2 मतलब क्लोरीन। क्लोरीन इज ऑल्सो एन एटम। एटम तेरा एलिमेंट। तो मुझे लगता है ये समझ आ गया आपको ना, एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड मेटेलॉइड्स। पहले जब सेमीकंडक्टर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो सिर्फ जो वर्ल्ड में है लोग सोचते थे सिर्फ 2 टाइप का होता है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। बाद में पता चला मेटेलॉइड भी एक अलग लेवल है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट 2 टाइप, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक क्या होता है? जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट फ्लो हो सकती है। जैसे कि आपके घर पे लगा हुआ फैन, जैसे आपके घर पे लगा हुआ क्या बोल सकता हूँ मैं, आ, घर के अंदर वो क्या बोलते हैं उसे, याद नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी चलो सर। फिलहाल मतलब हाँ, जो यूटेंसाइल या जो भी आयरन का जो थिंग्स हैं या स्टील, या आप लोग जो नाक में जो पहनते छोटा सा वो भी मेटल है। नॉन मेटल में क्या आता है? प्लास्टिक, रबर, एवरीथिंग जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना होगी वो नॉन मेटल है। वाटर इज ऑल्सो नॉन मेटल इफ प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म मीन डिस्टिल वाटर, इसलिए बोलते हैं डिस्टिल वाटर को नहीं डालना है। ठीक है। एक्सक्यूज मी और सर। केमिकल, जी जी बताइए। सर मेटेलिक एलिमेंट में बल्ब आ सकते हैं जैसे ट्यूबलाइट? बल्ब के अंदर अलग अलग चीज है। बल्ब का ऊपर का जो है वो ग्लास है, ग्लास इज नॉन मेटल। बल्ब के अंदर जो है उसको बोलते हैं टंगस्टन। टंगस्टन इज ऑल्सो, नाइक्रोम तो उधर होता है, टंगस्टन बोलते हैं। टंगस्टन इज ऑल्सो मेटल और कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल। बल्ब के ऊपर का जो आता है वो एल्यूमिनियम है, जहां से कनेक्ट होता है। एल्यूमिनियम इज अ मेटल, तो बल्ब इज अ कॉम्बिनेशन। उसमें अलग अलग चीज लगा रहता है। जैसे हम लोग ने क्लॉथ ले रखा है कपड़े में, अब हमारा जो कपड़ा है ये नॉन मेटल। मेरे हाथ में जो ये वॉच है ये मेटल। मेरा बेल्ट है वो आधा नॉन मेटल आधा मेटल। मेरे शूज में ज्यादातर नॉन मेटल, कुछ चीज मेटल का होगा। ठीक है, ऐसे रहता है। तो जो स्पेक्टिकल है उसके अंदर कुछ मेटल है कुछ नॉन मेटल है, तो सब चीजें मिक्स हैं। लेकिन जिस चीज के अंदर ओनली एक चीज होगा, एक ही तरह के कंपाउंड वो होंगे, एलिमेंट वो एटम होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ओके सर। बाद में आपको ये भी पता चलेगा कुछ मेटल्स जो हैं बहुत ज्यादा रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल है वो बिल्कुल स्लो रहते हैं, सोए हुए। जैसे गोल्ड है, गोल्ड बेचारा सोया हुआ रहता है, उससे टेंशन नहीं रहती है, हट मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ खाना पीना है, मेरी वैल्यू अच्छी है। तो गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव होता है। उसका रीजन ये तो एक मैं नॉर्मल आपको बोल रहा हूँ, लेकिन उसका एक रीजन है, वो आपको समझ में आएगा बाद में कि गोल्ड में रिएक्शन नहीं होती जल्दी। ओके। केमिकल कॉम्बिनेशन, जहां भी केमिकल बात आए ना तो आप ऐसे मत समझ लेना, आपके ब्रेन में ये नहीं आना चाहिए कि आप केमिस्ट पे खड़े हुए वहां पे आप मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर कोई साइंटिस्ट बैठा हुआ है वो सारे केमिकल ऐसे मिक्स कर रहा है कुछ बन गया। और फिर वो एक मिस्टर बीन का था ना, उसने ब्लू कलर बना दिया था पूरे में। एक स्टूडेंट के पास जाता है लैब में और वो पता नहीं क्या क्या मिला रहे थे, फिर पूरा जो लैब रूम था ना वो ब्लू हो जाता। तो ऐसा मत समझना। केमिकल यहाँ पे आप समझेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन लेवल पे बात कर रहे हैं, किस पे? इलेक्ट्रॉन और एटम के लेवल पे। मीन थोड़ी चीज ऐसी होती है कि वो लिखने में और जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में है वहां पे कुछ और मीन में बोला जा रहा है। अगर प्रैक्टिकल में आप केमिकल की बात करेंगे या केमिस्ट की बात करेंगे तो वहाँ मेडिसिन आ जाएगा। नॉर्मली केमिकल की बात करेंगे तो कुछ डिफरेंट टाइप के केमिकल। लेकिन यहाँ जब हम केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं तो इसका मीन होता है हम एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनल लेवल पे। समझे आप? स्टडी में जब हम केमिकल कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं तो आप समझना बिल्कुल इंटरनल लेवल पे पहुंच गए, हम एटम्स के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं ऐसा। तो केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल बाय टू टेक्निक। मतलब अब ये बताएंगे कॉम्बिनेशन होता कैसे है। यहाँ में ये लिख देते ना एटॉमिक कॉम्बिनेशन, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नॉर्मली केमिकल रिएक्शन आएगा बाद में,
देखिए कोई चीज है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, कौन अच्छा एग्जाम्पल कौन सा ले सकता हूँ, कोई बताए केमिकल का, अगर किसी को नॉलेज हो तो। जैसे ठीक है, NaCl लेता हूँ, वो समझ आएगा आप लोग को। NaCl दैट मीन सोडियम क्लोराइड, मतलब कॉमन सॉल्ट, नमक जो घर में रहता है। उसके अंदर एक सोडियम होता है, एक क्लोरीन होता है। अच्छा, अब मान लीजिए आपके पास सोडियम भी है, क्लोरीन भी है, आपको सोडियम क्लोरीन क्लोराइड बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? दोनों को मिक्स कर देंगे, बन जाएगा, ऐसी ना। मान लीजिए शायान के पास एक हाथ में क्लोरीन है, एक हाथ में सोडियम है, शायान ने दोनों को मिक्स किया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ब्लास्ट होगा, बहुत खतरनाक। नॉर्मली इसको बनाने की टेक्निक्स सिलो 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 प्रोसेस में बनाते हैं हम लोग। और खुदा ने तो हमें कायनात में पूरे में नमक दिया, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग समुद्र से निकाल लेते। तो मुझे समझाना यह है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर कर रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल किस पे इफेक्ट पड़ रहा होता है? मटेरियल के ऊपर। जब सोडियम, देखिए आप अगर सोडियम को खा लेंगे तो पूरा ये जल जाएगा, क्लोरीन को ज्यादा सूंघ लेंगे तो चक्कर आ जाएंगे, लेकिन दोनों को मिक्स करके अगर खा लेंगे तो अच्छा फील होगा, थोड़ा नमका नमका लगेगा, सॉल्टी जिसको बोलते हैं। तो खुदा ने ये सिस्टम बनाया है, दोनों चीजें अलग थी, दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने से क्या हुआ आप समझो, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ एक साइड से दूसरी साइड। इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ एटॉमिक कॉम्बिनेशन नहीं बोला, क्योंकि ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा होता है? पूरे मैटर के ऊपर। मीन दो मैटर थे, दोनों से एक डिफरेंट टाइप का मैटर बन गया, लेकिन इंटरनल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो एटम्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा होगा। मीन क्लोरीन के एटम्स ने एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा सोडियम के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे दिया, ये सब हो रहा होगा। इसलिए यहाँ जो लिखा है ये केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल से आपको केमिस्ट समझ नहीं आना चाहिए, आपको साइंटिस्ट बैठा हुआ नहीं दिखना चाहिए कि वो केमिकल मिक्स कर रहा है। इससे आपको समझ में आना चाहिए एटम से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, ऐसे। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब एटॉमिक कॉम्बिनेशन, दो एटम्स कैसे आपस में कंबाइन होते हैं। एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एटम कंबाइन होने से क्या फायदा होगा? ऐसा तो नहीं मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, अगर ऐसा हो तो बता दो मुझे, बहुत फास्ट तो नहीं हो पा रहा है? सर एक बार केमिकल कॉम्बिनेशन फिर से समझा दीजिए। अच्छा ओके, केमिकल कॉम्बिनेशन, इसको आप सोच सकते हैं एटॉमिक कॉम्बिनेशन, दो एटम को आपस में मिलना है, दो एटम आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे 11th 12th में, तो वहां पे कोई एटॉमिक कॉम्बिनेशन नहीं बोलेगा, वहां पे सब लोग केमिकल कॉम्बिनेशन बोलेंगे, केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। नेम भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, या आप IIT के लेवल की प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कॉम्बिनेशन ये आएगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, केमिकल कॉम्बिनेशन उसका रिजल्ट होता है। मतलब बड़े लेवल पे जब हम देखते हैं, जैसे हमें कॉमन सॉल्ट बनाना है, वाफिया फातिमा पहले ये बताइए, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है नमक का NaCl। अगर मुझे वो बनाना है लैब के अंदर तो मैं कैसे बनाऊंगा? एक साइड Na लाऊंगा, एक साइड Cl लाऊंगा, दोनों को आपस में मिक्स कर दूंगा, ऐसे मुझे बनाना होगा। ठीक है, अब वो बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा इधर से उधर, और नॉर्मल हो क्या रहा है? दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ओनली दो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पूरे का पूरा सिस्टम हो रहा होता है। मीन 100 ग्राम सोडियम, 100 ग्राम क्लोरीन, फिर उनको मिक्स किया, तो ओवरऑल तो आपको जो दिखेगा तो वो केमिकल दिखेगा ना। ऐसा नहीं ना आपको एक एटम दिख रहा है इधर से उधर भाग रहा है, वो ज्वाइन हो रहा है, ऐसा नहीं। इसलिए इंटरनल लेवल पे एटम्स कंबाइन हो रहे होते हैं, बड़ी वाले में हम बात करते हैं केमिकल की। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कभी भी कि केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन भी क्या है? दो मेटल्स आपस में रिएक्शन करेंगे, लेकिन इंटरनल लेवल पे क्या हो रहा होगा उसके अंदर भी? बताइए, शायद आप बताइए, माइक्रोफोन टर्न ऑन। एटम्स का कॉम्बिनेशन हो रहा हाँ, होगा। एटम का हो रहा होगा, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में एक्सचेंज हो रहे होंगे, समझे? बड़े लेवल पे हमें कुछ और दिख रहा है। सिंपल बात है, आपने चाय बनाई,
चाय आपको दिखी ना, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। चाय भी तो एक केमिकल है ना, चाय जब बनती है तो उसमें क्या होता है, एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जाते हैं एक से दूसरे एटम के पास, ऐसा। तो अब बात ये आ रही है, केमिकल कॉम्बिनेशन दो टेक्निक से होता है। पहली टेक्निक होती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम पे चला जाएगा, रुकेगा नहीं, वो चला जाएगा, ऐसा। पहली टेक्निक क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम से दूसरे एटम के पास। इसको हम गेन और लूज बोलते हैं, मतलब एटम के पास इलेक्ट्रॉन आएगा किसी दूसरे एटम का, तो उसको क्या बोलेंगे, गेन कर लिया। एटम से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किसी दूसरे एटम पे, तो उसे क्या बोलेंगे, लूज हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो ये मेटेलिक नॉन मेटेलिक, मेटेलिक एटम से नॉन मेटेलिक एटम पे जाता है। तो इसको छोड़ दीजिए, बस इतना समझिए, केमिकल कॉम्बिनेशन दो टाइप से होता है। एक तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह चला गया। एक होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो एटम आएंगे और वो बोलेंगे दोनों, हम लोग आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन को मिक्स करते हैं और कुछ एक नया बनाते हैं, ऐसा भी होता है। अब ये देखो, ये माइक्रो वर्ल्ड कितना चल रहा है, हमको पता भी नहीं होता, और हमारे बॉडी में हर जगह पे ये सब चल रहा होता है। हम लोग तो बस एक बड़े लेवल पे देख रहे हैं चीज, चलो भाई चाय बनानी है, बना ली, खत्म। हमें नहीं पता अंदर क्या हुआ, उसने कौन सा कैसे ज्वाइन हुआ, बट ये सब चीज चलती रहती है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन कितने टाइप का होगा, दो टाइप का, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। शेयर मतलब समझते क्या, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी में पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक शेयर बार क्वेश्चन करना मतलब, करिए ना। मेरा क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब, ट्रांसफर मतलब चले जाना एक जगह से दूसरी जगह या आ जाना। शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, सेम हुआ सर, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं शेयर एक भेजना। जगह से दूसरी जगह नहीं होता है, वो ट्रांसफर होता है। शेयर कौन बताएगा शेयर का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। किसी को कोई चीज, मतलब किसी के साथ कोई चीज शेयर करना। हाँ मतलब साझेदारी करना। ये ऐसा है जैसे मान लीजिए अगर 10 स्टूडेंट हैं, उनको पार्टी करनी है, तो सब लोग ने 100 100 रुपीज मिक्स किया, तो टोटल मिला के जब एक स्टूडेंट बोलेगा तो वो ये नहीं कहेगा 100 रुपीज हुआ, नहीं कहेगा हमारे पैसे 1000 रुपीज हो गए, ऐसा। तो इसको शेयरिंग बोलते हैं, जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर ट्रांसफर मतलब क्या होता है, एक बंदे, जैसे हम बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर का मतलब क्या, शेयरिंग होता है। इट्स वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप बैलेंस से समझो, आप किसी को ट्रांसफर करेंगे तो या तो आपके पास से पैसा जाएगा, या कोई आपको करेगा तो आपके पास पैसा आएगा, ये हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग मतलब, आप लोग हैं, आपको पार्टी करना, पैसा कम पड़ रहा है, मान लीजिए 10 10 रुपीज घर से मिले और 60 रुपीज की कोको कोला है, तो 6 लोगों ने आपस में कर लिया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, शेयरिंग। तो दो टाइप से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मैच करता है, कंबाइन करता है, इसको समझना है। पूरा का पूरा 12th क्लास में आपको चैप्टर मिलेगा, 11th में भी, केमिकल बॉन्ड, वो ये पूरा इसी पे चलता है, इन दोनों को, इसके अंदर से और पार्ट निकल के आ जाते हैं। ये सब जो एक एक लाइन बता रहा हूँ ना मैं, एक एक चैप्टर है, और आगे जाके अगर एमटेक इसी लेवल पे करते तो एक एक पूरा बुक बन जाता है, समझ रहे हो। ये क्या है हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन। ट्रांसफर ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो टाइप से होगा। केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों हो रहा होता है, क्योंकि दो एटम को आपस में मिलना होता है। मैथ की क्लास हो जाएगी बेटे, पहले ये तो पढ़ लो, सबसे आज पूछूंगा मैं, ठीक है। आयन क्या होता है, वो आयन की बात आ जाती है। अगर एटम किसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है, तो उससे वो एटम पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ये जो लास्ट में जो लिखा है, whenever atom gain or lose electron, it become positive or negative charge, that is known as ion, या it get positive or negative charge, कैसे भी आप लिख सकते हो अपने हिसाब से डेफिनेशन। आयन क्या होता है नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर एटम्स किसी इलेक्ट्रॉन्स, ये ट्रांसफर ही होता है, किसी इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे देगा या किसी से ले लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा या नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। शेयरिंग में ऐसा नहीं होता है,
दो टाइप से कॉम्बिनेशन हुआ, ट्रांसफर में चार्ज हो जाएगा एटम, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन शेयरिंग में ऐसा नहीं होता है, शेयरिंग में नॉर्मल रहता है। तो ये आज का था आपका थियरी। अब हम लोग दोबारा से एटम पे आ गए। जी, केमिकल बॉन्ड समझ में आया? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो 1 मिनट में मुझसे, और इसको घर से भी पढ़ना। दूसरा वाला लाइन जो है वो बाद में बताऊंगा मैं। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि हम लोग अब उसके बुक्स पे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ओके, इसमें कोई डाउट है आप लोग को? ये मैंने उस पर शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके सर। अब शुरू करते हैं। हम लोग व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। जी, देखिए पहले मैं एक एटम बनाता हूँ छोटा सा, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये एटम का न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन्स। ये सब क्या है? एटम में इलेक्ट्रॉन्स है। बीच में क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। थोड़ा अगर ये राइटिंग खराब आ रही है तो कोई बात नहीं, ऐसा रहता है। ये एक एटम, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर प्रोटॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। जब ये ज्यादा हो जाएंगे ना लेक्चर, आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाऊंगा। उसमें आपको ये सब जो रिएक्शन चेन, एटॉमिक रिएक्टर्स, बहुत जो अभी जो मॉडर्न जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बताऊंगा। वेरी इंटरेस्टिंग होगा, वो आप लोग को समझ आएगा। अभी हम एटम से ऊपर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की। जब बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएंगे तो फिर एटम के अंदर की भी बात करेंगे। तो ये प्रोटॉन जो होता है, मैं सोच रहा था कि आप लोग को चार्ज वगैरह ये सब बताता अच्छे से, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा स्टूडेंट जो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा डीपली हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स को आप समझ सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है, मतलब नो चार्ज, ऐसे होता है। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का मीन क्या होगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। देखिए चार्ज एक तरीके का
एक अट्रैक्शन या रिपल्शन। आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं मैग्नेट के थ्रू। जैसे मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड, मैग्नेट के पोल के क्या नाम है? नॉर्थ एंड साउथ। साउथ। जी जी, ये छोटा बच्चा भी बोल रहा साउथ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैग्नेट के अंदर अगर कोई आप आयरन या फिर दूसरा कोई मैग्नेट ले आए और उसका अगर यहाँ पे नॉर्थ रख दें, तो ये एक दूसरे को आपस में खींचना शुरू कर देंगे। अपोजिट पोल को ये खींचना शुरू कर देगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और अगर सिमिलर पोल आप लाके रख दें तो क्या होगा? कैसा? तो ये दूर दूर भागेगा। अगर आपने सिमिलर पोल लाके रख दिया ना दो मैग्नेट्स का, तो ये दूर भागेंगे। अपोजिट पोल लाके रखा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। मीन इधर रिपल्शन आएगा, इधर अट्रैक्शन आएगा। लिख दे रहा हूँ, रिपेल करेंगे। ऐसा ही कुछ कुछ चार्ज के अंदर हो रहा होता है। चार्ज नेगेटिव मतलब डिफरेंट टाइप का, पॉजिटिव मतलब अलग टाइप का। चार्ज दो टाइप का है, एक खींचने वाला है, एक उसका अपोजिट नेचर है। इसलिए देखिए, कोई चार्ज नेगेटिव नहीं होता है। पहली बात तो ये समझ लेना। अगर आप, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, तो बहुत सारों को लगेगा अरे यार ये तो बेकार सी चीज होगी, फिर पॉजिटिव चार्ज मीन बहुत अच्छी होगी, है ना? बट ऐसा नहीं है। चार्ज मीन एक तरीके का सिस्टम जो कि या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। ऐसे 1 मिनट, हल्का। ओके, चार्ज का मीन क्या होता है? यू कैन सिमुलेट लाइक मैग्नेट, या तो रिपेल करेगा या फिर वो आपको अट्रैक्ट करेगा। ये सुनना गौर से इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको चीज समझ आएगी कि ये जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है या प्रोटॉन है, वो सब चीजें क्यों है। इसलिए थोड़ा स्लो स्लो बता रहा हूँ। ये समझ में आया ना? या तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। अगर सेम सेम हो जाएगा तो क्या होगा? सेम में रिपल्शन होगा। मैग्नेट तो ज्यादातर स्टूडेंट ने इन्होंने देखा होगा और आपस में मिलाया भी होगा। एक साइड से चिपकता है, दूसरी साइड से रिपेल करता है। डिफरेंट होगा मीन अपोजिट होगा तो अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन्स में भी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में भी ऐसे ही होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो ये क्या कर रहे होते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब दूसरी शीट पे आ जाते हैं, वो फिल हो गई थी। अब समझना दीजिए, ये खुदा ने कितना जबरदस्त सिस्टम बनाया। ये मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ। इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और बाहर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितना इसमें अंदर प्रोटॉन होगा उतना ही बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कोई चीज समझ में आई जो मैंने बोला? जितना हमारे एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसा मीन जितना नेगेटिव चार्ज है बाहर उतना ही पॉजिटिव चार्ज अंदर है।
न्यूक्लियस के। मैं इलेक्ट्रॉन्स बना दे रहा हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 और 2 इधर, टोटल मिला के कितना हो गया? 8 सर। हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना है? 8। प्रोटॉन भी इसमें कितना होगा? 8। प्रोटॉन उसके अंदर होता है न्यूक्लियस से। प्रोटॉन भी कितना होगा? 8। न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन होगा अप्रोक्सीमेटली, नियर भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 8। मतलब 8 से ज्यादा भी हो सकता है, 8 से कम भी हो सकता है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, ऐसे। लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन्स है इतना प्रोटॉन हमेशा से होगा। नॉर्मली ऑक्सीजन का मैंने एटम बनाया तो इसमें जो प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन होता है वो 8 ही होता है। लेकिन आपको ये समझना है कि जो हमारा न्यूट्रॉन है वो कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो आपस में हमेशा सेम रहेंगे, सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलिटी। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन कैसा है? P से लिखना है, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करेंगे आपस में? अट्रैक्ट। बट होगा क्या? इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, मतलब क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसा। ये इलेक्ट्रॉन घूमते तो रहेंगे बाहर, और जो प्रोटॉन है वो उन्हें खींचते रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा नहीं। और चार्ज जो होगा एटम का बैलेंस, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिला के न्यूट्रल हो जाएगा। एटम कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा चार्ज। तो चुप तो रहना। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। एंड एटम गेट न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन क्या होता है? नो चार्ज, ऐसा। ये चीज समझ में आई? जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है एटम में इतना ही प्रोटॉन होता है, और ये दोनों मिला के एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज को अभी सिर्फ आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऐसी इस टाइप की चीजें जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। और चार्ज का रूल क्या होता है? सेम टाइप का चार्ज आपस में रिपेल करेगा, डिफरेंट टाइप का चार्ज हमेशा आपस में अट्रैक्ट करेगा। तो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए ना, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड करते रहते हैं, क्योंकि उनको न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है। न्यूक्लियस का कैसा होता है चार्ज? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस पूरे का पूरा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज पॉजिटिव हो जाता है।
इसलिए ये जो पॉजिटिव होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। इट इज सिमिलरली लुक लाइक आवर सोलर सिस्टम, जैसे कि सोलर बीच में है और वो हमारे पूरे अर्थ को और जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको सबको अट्रैक्ट करता है। और वो गिर उसके अंदर नहीं गिर रहे बट वो राउंड ले रहे हैं, मतलब चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर नहीं गिर रहा है। ऐसा ही ये इलेक्ट्रॉन इनके अंदर तो नहीं गिरेंगे बट ये घूमते रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। और ओवरऑल जो वो है ओवरऑल चार्ज ऑफ एटम, वो क्या है? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस इक्वल है। ओवरऑल चार्ज ऑफ न्यूट्रल एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन नो चार्ज। जैसे गियर होते हैं ना बाइक में, अगर न्यूट्रल में डाल दें तो कोई गियर ही नहीं है, ऐसा। ये चीज समझ में आई? अब हम इससे आगे बढ़ जा रहे हैं। ओके, ये सब सेव हो जाएगा एप्लीकेशन पे, आप देख सकते हैं बाद में भी। अब देखिए, ये जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन्स के। प्रोटॉन्स इक्वल होंगे इलेक्ट्रॉन्स के। और इसी चीज को हम एक स्पेशल नाम से देते हैं, एटॉमिक नंबर। कोई भी डाउट हो तो इसमें पूछ लेना, क्योंकि यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। अभी सब कुछ चेंज, ये आई लिखा, आई और सी, थोड़ा पेन में दिक्कत हो जाता है इसमें, तो आप लोग एटॉमिक नंबर लिखना, ठीक है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चे उसको ऐड कर देते, या ऐड की बात नहीं है। यहाँ पे प्रोटॉन या बोला है मैंने, हिंदी में से या बोलते हैं, इंग्लिश में और बोलते हैं। तो यह है एटॉमिक नंबर। वेदर मे भी अगर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ उसमें मैं ओनली प्रोटॉन की वैल्यू देता हूँ तो आप फौरन समझ जाना कि इसका मतलब है एटॉमिक नंबर। ये अगर प्रोटॉन ना देके मैं इलेक्ट्रॉन्स देता हूँ तो आप समझ जाना कि ये क्या है? एटॉमिक नंबर। और दूसरी बात, अगर मैं एटॉमिक नंबर देता हूं तो आपको फौरन एकदम ब्रेन के अंदर क्लिक करना चाहिए कि उस एटम के अंदर जितना, मतलब एटॉमिक नंबर में भी मैंने 10 बोला तो इसका मतलब है कि उस एटम के अंदर, उस पर्टिकुलर एटम में 10 प्रोटॉन्स हैं एंड 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा आपको समझ आना चाहिए। ओके, अभी मैं दिखाऊंगा भी उसके अंदर एटम्स कैसे चलते हैं। ये समझ में आया एटॉमिक नंबर? तो इससे एक फॉर्मूला बनता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और मीन में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों बराबर है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक चीज ध्यान रखना, हम हमेशा इसको कंसीडर करते हैं प्रोटॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम बढ़ती हो जाती है तो हम ऐसी चीज को नहीं लेते, मतलब प्रेफर हम ये करेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलेंगे। लेकिन अगर कहीं नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं दिया तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे। अब एक चीज आ जाती है, जब मैं एटम बताता हूं तो ये क्या है? मैटर है। एटम का मतलब क्या है? मैटर है। तो कोई भी मैटर होगा उसका डेफिनेशन क्या होता है? शायन आप बताइए, मैटर क्या चीज होती है? सर, मैटर वो चीज होती है जिसका छू सकते हैं, जो एटम से बना होता है। मैटर इज द थिंग दैट इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड कंटेन मास। मैटर क्या होता है? जो मास रखता है, जिसके अंदर कुछ वजन होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, ठीक है? तो मैटर समझ में आया ना? तो अब एक बात बताइए, हम एटम की बात कर रहे हैं, एटम भी तो मैटर है ना, तो इसके पास भी कुछ मास होना चाहिए। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? जी सर। एटम देखिए, मैं लिख देता हूं मैटर क्या है। which
ऑक्यूपाई स्पेस एंड कंटेंट मास। मास मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ये यार राइटिंग यार थोड़ी गड़बड़ आ रही है। सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो उसको क्या लिख सकते हैं, मास को वेट, एक तरीके से वजन ऐसा, या भार बोलते हैं हिंदी में। तो मैटर क्या है, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड कंटेन मास। अब ये जो हमारा एटम है, क्या ये मैटर है या नहीं है? बताओ, ये जो हमारा एटम है ये मैटर है या नहीं है? वाफिया फातिमा, आप बताओ, एटम मैटर है या नहीं है? सर ये मैटर है, कैसे पता चला हमको? क्योंकि सर ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसके अंदर कुछ मास भी है, मतलब इसका वेट भी है कुछ, समझे? तो ये एटम जो होता है ये मैटर होता है, क्योंकि इसके अंदर स्पेस भी है और मास भी है। मास को हमने कैसे पता लगाया? क्या हम लोग ने तराजू वेटिंग मशीन डाली थी जिसमें एटम का वेट किया था? नहीं, एक्सपेरिमेंट किए थे। चलो अब इसी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए ये एक एटम है, हम पीछे जाते हैं, ये यही बना रहे हैं। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब मैं न्यूक्लियस को सिर्फ एन लिखूंगा। आप समझ जाना, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और बाहर में इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। और ये क्या है जो मैं ये डॉट 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 बना रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, या फिर बोलते हैं शेल। ऑर्बिट मतलब एक रास्ता, लाइक जैसे सोलार ऑर्बिट हो गया, सन के जितने भी ऑर्बिट है, जैसे मून ऑर्बिट है हमारा, और अर्थ का ऑर्बिट है, तो अर्थ जहाँ पे राउंड लेता है ना उसको ऑर्बिट बोलते हैं। क्या वो एक रास्ता बना हुआ है ऐसा रस्सी की तरह? ड्रॉप नहीं ना, बट हम लोग जब भी नोटबुक पे लिखते हैं तो एक बना के लिखते हैं ना, ऐसे ही है। वहाँ कोई रास्ता डिफाइन नहीं होता कि वो ऐसे 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 कोई लिख वो बना हुआ है, नहीं। बट हम जब बनाएंगे किसी चीज को दिखाएंगे तो वहां पे ये शो होता है। ये एक एटम है हमारा। अब मुझे इसका वेट करना है, मतलब मास निकालना है, तो कैसे करूंगा? ये मैंने तराजू रखा, मतलब ये एक बर्तन में एटम को रख दिया मैंने, और मैंने ये वेटिंग मशीन पे रख दिया लाके। अब उस पर तो कोई वेट ही नहीं आया, वो जीरो हो गया, वो पता ही नहीं चलेगा इतना हल्का एटम होता है, तो मैं वेट कैसे करूंगा एटम का? इसकी एक टेक्निक होती है, हम लोग सिर्फ इसमें काउंटिंग कर लेते हैं, ऐसे नॉर्मल वेट नहीं करते, इतना ग्राम इतना ये, क्योंकि बहुत छोटा है। तो हम इसमें काउंटिंग करते हैं, किसका? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का। आपके पास एक बैग है, उसके अंदर, आप लोग सुन रहे गौर से जो मैं बोलने वाला हूँ, उसके अंदर आपने बहुत सारा ग्रेप्स लिया, ग्रेप्स नहीं, बहुत सारा पोमोग्रेनेट लिया, अनार, और बहुत सारा आप लोग ने उसके अंदर क्या बोलते हैं, मैंगो ले लिया। और बहुत सारा, मतलब लाइक जैसे आपने एक बड़ा सा बैग है, उसके अंदर आपने 100 मैंगो लिया, 100 पोमोग्रेनेट ग्रेनेट लिया, और 100 ही आपने वीट ले लिया। वीट या वीट छोड़ो, और क्या स्मॉल हो सकता है, शुगर का जो क्रिस्टल होता है ना, चीनी, उसके छोटे छोटे दाने ले लिए 100, वो भी। आप लोग वेट कर रहे थे, ये समझ पा रहे हो ना एनालॉजी? ये वेट कर रहे हैं, इसमें आपने 100 मैंगो लिए, 100 आपने यहाँ पे पोमोग्रेनेट लिया ना, और 100 ही क्या लिया? शुगर क्रिस्टल, चीनी का दाना। अब मान लीजिए जैसे ये ये वलिया वेट कर रही थी इन चीज का, तो इनको वलिया को ये समझ में आया कि मान लीजिए ये वेट पूरा निकल के आया इनका 200 kg ऐसा। बाद में वलिया को समझ में आया, अगर ये शुगर के जो 100 वो है क्रिस्टल या दाने हैं छोटे छोटे, उनको हटा भी दे रहे हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ओनली ऑन ओनली ये कैलकुलेशन में इफेक्ट कर रहे हैं। तो वलिया ने क्या किया, इसको हटा दिया,
शुगर को, तो पूरा जो बकेट था उसका वेट सेम सेम रहा, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आया 0.001% इतना। तो इसलिए ही उनको समझ में आ गया अगर कोई चीज आप वेट कर रहे हो, एक चीज उनके साथ में लाइक आपने 3 कॉम्बिनेशन लिया थिंग्स का, एक थिंग्स बहुत ही माइन्यूट है, बहुत मतलब वेट में हल्की है, तो उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा ही हम एटम के साथ करते हैं। एटम में जब हम देखते हैं तो प्रोटॉन हैवी होता है, ये हैवी है, न्यूट्रॉन भी हैवी है, और इलेक्ट्रॉन वो लाइटर है, बहुत ज्यादा है, लाइटेस्ट पार्टिकल। कितना लाइट है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन करें तो 1840 टाइम्स डाउन होता है। मीन अगर 1 किलो इलेक्ट्रॉन्स होगा तो फिर 1840 किलो प्रोटॉन होगा, और ऐसा ही 1840 के करीब न्यूट्रॉन होगा। इसलिए जब हम एटम का वेट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट किस लिए किया, क्योंकि ये बहुत ही हल्का है, दिस इज कंपेयर टू देयर योर मैंगो, पोमोग्रेनेट एंड शुगर क्रिस्टल। तो अगर आम और आप ये अनार के साथ में अगर शुगर या चीनी या चावल के दाने डाल दो, उनको डालो या हटा लो, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। इसलिए ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को, जब हम एटम का मास निकाल रहे होते हैं तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी चीज का मास निकालना है तो जितनी चीज उसके अंदर है उसी को तो मास निकालेंगे ना। लाइक मैं वेट करने जाऊंगा तो ऐसा तो नहीं ना मैं अपना क्या बोलते हैं, लीवर, गुर्दा और फेफड़ा सबका अलग अलग मास निकालूंगा और सबको हटा दूंगा, नहीं कर सकते ना। पॉसिबल क्या है, जो चीज हद से ज्यादा लाइट है उसको आप हटा सकते हो आराम से। और हटाते क्यों है, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है इसके बिना पे, इनको हटा देंगे। इसके जैसा प्रोटॉन है हमें पता ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हम लोग वैसे ही गिन लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन होते ऐसे। तो एटॉमिक मास में हम कितनी, एटॉमिक नंबर में हमने क्या लिया था, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना, और नहीं बोल रहा प्लस मत कर देना। लेकिन हम एटॉमिक मास के अंदर क्या लेते हैं, दूसरा पेज लिख देता हूँ, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, उसके अंदर हम लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सॉरी न्यूट्रॉन। कुछ इधर लिखना चाहिए, थोड़ा सा हिंट कर दे रहा है, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये समझ में आया ना आप लोग को। एटॉमिक मास के अंदर हम लोग ने इलेक्ट्रॉन्स को क्यों हटा दिया, कौन बताएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बताइए कौन बताएगा, एटॉमिक मास में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्यों हटा दिया, कंसीडर क्यों नहीं किया। सर क्योंकि वो न्यूट्रल है शायद। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि वो, देखिए मास की बात हो रही है, अभी हम चार्ज की बात नहीं कर रहे, एटॉमिक नंबर में हम चार्ज की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे मास की मतलब वेट की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि वो लाइटेस्ट है, बहुत हल्का है, तो ये इतना हल्का है, जैसे मैंने ये कंपेरिजन किया था, यहाँ देखो आप मैंगो को मेजर कर रहे हैं वेट में, आप पोमोग्रेनेट को मेजर कर रहे हैं, उतना उतना क्वांटिटी में सेम लिया आपने, आप 100 क्रिस्टल ऑफ शुगर ले लिया, तो आप 100 क्रिस्टल ऑफ शुगर को हटा दो या उनके साथ रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जहाँ ये 200 केजी में होगा क्रिस्टल का मैक्सिमम मैक्सिमम वेट भी होगा तो मे बी 20 ग्राम हो जाएगा बस। ऐसा ही कुछ यहाँ होता है यहाँ पे। अगर एटॉमिक मास, मास आप समझना, मास मतलब वेट,
वेट की हम बात करते तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का है, बहुत ही हल्का है, 1840 टाइम्स लेसर देन प्रोटॉन, इतना हल्का है। तो इसलिए हम एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं करते हैं, ये चीज समझना। क्योंकि अगर मास की बात कर रहे हैं तो पूरा एटम का मास होना चाहिए ना, तो एटम का मास होगा तो एटम में तीन चीज का मास होना चाहिए। बट हम एक चीज को क्यों हटा दे रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर हम लोग, वो इतना लाइटेस्ट होता है कि उसको रखें या हटाएं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए हमारा एटॉमिक मास जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। अब ये बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को? और इसको जो हम डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, किससे? यू से, या फिर ए से भी डिनोट करते हैं समटाइम्स। Can you please repeat it? I जी can't understand. सर क्या कह मुझे रहे हैं समझ आप? में नहीं आया। सर एक बार और समझा दीजिएगा। अच्छा ओके, समझाता हूँ। और किसी को समझ नहीं आया? ये चीज इम्पोर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। शायान कहाँ चले गए? जी ये समझ में आ गया आपको जी सर। सारा? इलेक्ट्रॉन्स को क्यों कंसीडर नहीं किया हमने एटॉमिक मास में? सर क्योंकि वो बहुत लाइट होता है, और जैसा अगर हम लोग शुगर ले लेंगे एक पाक में तो फिर हटाएंगे तो ओवरऑल वेट बहुत नोटिसेबल नहीं होगा, वेट चेंज। हाँ ठीक है, वो नोटिसेबल नहीं है। लाइटेस्ट मतलब बहुत हल्का है। इलेक्ट्रॉन्स इतना हल्का है कि उसको हम कंसीडर ही नहीं करते वेट की फॉर्म में। चार्ज में मत हटा देना वरना पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा। मास के लिए जब हम वेट कर रहे होते हैं एटम का, तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो बहुत लाइटेस्ट है। और आपने, कौन थे जिन्होंने बोला था नहीं समझ में आ रहा, वलिया ने या फिर वासिया? यस सर। वासिया जी, आप बता रहे थे ना समझ नहीं आया, आप बताइए इसमें से मैं कहाँ से समझाऊं दोबारा से? सर ये जो आपने नेक्स्ट शीट से जो लिखा था ना वो समझ में आया नहीं था। ये वाली एटॉमिक शीट क्या? मास। ये यस यस सर। जी। देखो एटॉमिक मास, पहले आप मास को समझो, मास क्या होता है। मास से आप क्या समझते हैं? क्या आपको फीलिंग आता है जब मास के बारे में बात हो रही होती है? गोश्त क्या आती है क्या हिंदी में? गोश्त को मास? मास का मतलब है वेट। मास का मतलब क्या है? वेट। वेट। तो एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक वेट। अब हम एटम का वेट निकालने चल दिए। चार्ज भी देख लिया हमने, एटम को न्यूट्रल भी देख लिया, इलेक्ट्रॉन्स भी देख लिया, प्रोटॉन भी। जब हम वेट निकाल रहे हैं तो हमें समझ में आया भाई, वेट में तीन चीजें हैं हमारे पास एटम में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो हमें तीनों को मेजर करना है। लेकिन जब हमने मेजर किया तो हमें पता चला इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही हल्का है, इतना हल्का है कि उसको मेजर करो या ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर ही नहीं किया। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको। आप, एक घर पे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ सिंपल सा। आप, घर पे रोटी बनती है ना, मान लीजिए ये 1 kg आटे की रोटी बनानी है। अब उसमें नमक डालती है मम्मी, थोड़ा सा साल्ट डालती है, बहुत थोड़ा सा। क्या उसको मेजर करते वेट में कि नहीं 1 kg 0.5 ग्राम्स हो गया है? ऐसा तो कोई भी नहीं करता। तो ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इतना हल्के हैं तो उनको मेजर ही नहीं किया जाता। लेकिन लेकिन है वो प्रोटॉन के बराबर ही। अगर काउंटिंग आप करेंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा इतना ही प्रोटॉन मिलेगा। इसको ध्यान देना। वैसे मत समझना इलेक्ट्रॉन तो बेकार है, बिल्कुल हल्का है, इसको फेंक दो। नहीं, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही सब कुछ है। मैं आज आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये भी इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉसिबल हो पाया। लाइफ से रिलेटेड नहीं, ये जो टेक्नोलॉजी बनी है ये सब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इंशाल्लाह देखो आगे अगर टाइम मिला तो मैं बताऊंगा आपको ये सब चीजें कैसे बनी है, इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन। तो ये चीज समझ में आई? अभी अगर अभी भी नहीं आया हो तो अलग में मैसेज करना, मैं और एलुबरेट करके अलग कोई शीट बना के डालूंगा जिससे समझ में आ जाए। तो अब एक चीज ये, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे? जेड से। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करेंगे, एटॉमिक मास को हम यू से डिनोट करेंगे।
एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या होगा, अब हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर या मतलब और, यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इधर लिखता हूँ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा पॉइंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सक्यूज मी सर, यस टेल मी। सर वो जो आपने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं आएगा? नहीं वो न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन इज डिफरेंट थिंग, न्यूट्रॉन बराबर नहीं होता है, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए वो बराबर इसलिए होता है क्योंकि दोनों का चार्ज बैलेंस हो जाए, इसलिए वो बराबर होता है। न्यूट्रॉन बराबर नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए हम उसकी बात ही नहीं करते, उसकी बात करेंगे पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, और दूसरी जगह पे भी होता है एटॉमिक मास, जब मॉलिक्यूलर मास दिखते हैं वहां, लेकिन अभी बात नहीं करेंगे उसकी, क्योंकि उसका अभी कोई यहाँ पे कंसर्न ही नहीं है। एटॉमिक मास के अंदर है वो, क्योंकि मास में तो वेट की बात कर रहे हैं, वेट में तो है ना न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में वेट होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन के अंदर वेट भी है, चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन में वेट बहुत ही कम है, चार्ज अच्छा खासा है, प्रोटॉन की तरह है, बस अपोजिट में है ऐसा। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हमारे पास ऑलवेज रिमेंबर, आपको पता है ये लेवल क्या है जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये 9th क्लास का लेवल है, लेकिन वो सब आपको मिक्स रहेगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 BSc लेवल तक का, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस लेवल पे पढ़ रहे हैं। इसीलिए आईआईटी और नीट का जो फाउंडेशन होता है वो इसी लेवल में बनाया जाता है कि स्टूडेंट कैपेबल हो जाए, कि उनको समझ आए जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं, वेदर वो कहाँ यूजफुल है और किस लिए वो इसकी स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है इंशाल्लाह, देखो कोई आप में से कोई साइंटिस्ट बने तो कोई मेडिसिन का साइंटिस्ट बन जाए, बायोटेक्नोलॉजी से करके कोई जेनेटिक इंजीनियर बने, तो उनको बाद में समझ में आता है कि हमने जो चीज पढ़ा था वो कितना इंपॉर्टेंट था। ऑलवेज रिमेम्बर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बताइए बच्चों क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन। देखिए तो सर जी जो न्यूट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज में होता है या फिर नहीं 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 पॉजिटिव नहीं चार्ज? नहीं, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल, न्यूट्रल, ओके न्यूट्रॉन सर। न्यूट्रल होता है, दिखाता हूँ। चार्ज में पॉजिटिव सिर्फ प्रोटॉन होगा, नेगेटिव सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा, और हमारा जो न्यूट्रॉन होता है बेचारा वो तो न्यूट्रल होता है, उसको कोई पूछता ही नहीं है, उसको सिर्फ जब बड़ा कोई काम करना होता है जल्दी पूछा जाता है, जैसे कोई बड़ी चीज बनानी है, वो बाद में बताऊंगा। इधर उधर के तो पूछ रहे हैं सही है, बाहर तो अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग इसी के ऊपर। जैसे पहला क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं 2-3, उसके बाद फिर क्लास साइन हो जाएगी। पहला क्वेश्चन, इन एन एटम नंबर ऑफ अच्छा ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन आर 11 एंड
नंबर ऑफ, इधर लिख दे तू। सर ये सोडियम है ना? हाँ वो सोडियम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 12. Then find the atomic mass and atomic number. बताओ। तो एक एटम के अंदर प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है, तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बताना है सबसे पहले। एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन एंड एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है? 11, न्यूट्रॉन 12, देन 23। तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 23। 20। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज सिमिलर टू प्रोटॉन, तो ये तो ऑलरेडी 11 है, तो ये आपका आंसर आ गया। एटॉमिक नंबर है इसका 11 और एटॉमिक मास कितना है इसमें? 23। ये बताओ, ये चीज समझ में आई? यस सर। जी आपको तो आगे होगी, ये बच्चे इनसे पूछते हैं। वासिया फातिमा, और यस सर। ये समझ में आया ये क्वेश्चन? वालिया आप बताइए। यस सर। और किसान, ये दो बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, इन्हें समझ में आ रहा है या नहीं? सैयद मोहम्मद, आपको तो पहले पढ़ लिया आपने। ओके, तो ये चीज समझ में आई आप लोग को? वासिया को समझ में आया? सर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही। क्या नहीं समझ पा रहे थे बताइए। सर ये जो आपने क्वेश्चन लिखा है ये तो समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन इसका आंसर जो आपने निकाला है किस फॉर्मूला से वो समझ में नहीं। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन है कि एक एटम है, उसके अंदर जो है, मैं बना के दिखाता हूँ। ओके ये सर। एटम का एक न्यूक्लियस है, इसमें 11 प्रोटॉन है। 1 2 3 4 8 9 10 11। इसमें जो 12 जो है वो न्यूट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके बराबर होते हैं? मैंने ऑलरेडी बताया, वो प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो 1 2 1 2 3 4 5। ये भी मैं बताऊंगा आपको एक कैसे फील होते हैं। इसके बाद ये जितना प्रोटॉन होता है इतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था हमारा? एटॉमिक मास कितना है? और मैंने आपको देखो इस स्लाइड में देखो आप, एटॉमिक मास का बताया था कि एटॉमिक मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम लेते हैं इस स्लाइड में। तो हमें एटॉमिक समझ में आ रहा है ना? देखो इधर देखो, तो हमें एटॉमिक मास निकालना है। तो एटॉमिक मास हमने कैसे निकाला? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देख लिया कितना है,
तो प्रोटॉन ऑलरेडी हमने 12 बोल रखा था इसमें, वो 11, न्यूट्रॉन 12 था, दोनों को ऐड किया तो 23 निकल के आ गया। ऐसे स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम देखा होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप रिपीट करोगे ना इन क्वेश्चन को तो समझ में आ जाएगा। अब बात आई एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर का भी हमको पता है। देखिए एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसमें से कुछ भी अगर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे देखा हमने 11 प्रोटॉन है, तो इसलिए हमने एटॉमिक नंबर बोल दिया 11, बस ये इतना ही। क्या एक चीज समझ में आई? यस सर। नहीं आया हो तो आपको मैसेज करना अलग ना, उससे पहले जितने भी नोट्स है ना सबको रिपीट करना। किस्सा ये बच्चे ज्वाइन है या बस ऐसे ही ऑन करके छोड़ दिया इन्होंने? ठीक है, एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूँ, उसके बाद वर्कशीट दूंगा आप लोग, बस क्लास खत्म होने वाली। इन एन एटम नंबर ऑफ, सेम ही दे रहा हूँ, चलो प्रोटॉन आर 20 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर 22, then find the atomic number and atomic mass। ये बताइए, करके दिखाइए आप लोग, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। ये करके दिखाइए। इसके मास की वैल्यू है 42। हाँ वो 10th लेवल भी तो ये पहुंच जाता, समझ में आ रहा है। और लोग करके दिखाइए। वलिया आप बताइए कितना होगा। यस सर, वो सॉल्व कर रहे हैं 2 मिनट में। और कोई बताएगा? ये क्या नाम है इसका, वासिया। यस सर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सर एटॉमिक मास का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इसमें निकालना। सर अली एटॉमिक फातिमा मास का 42 जी जी बताइए एटॉमिक मास कितना होगा वलिया? यस सर, एटॉमिक मास 42 है और एटॉमिक नंबर 20। वेल डन, इतना ही है माशाल्लाह। और कोई बताए? वाफिया यस सर। बताइए कितना होगा एटॉमिक मास? एटॉमिक मास 42 होगा। कैसे बताओ? सर इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर है ठीक है, 20 और न्यूट्रॉन का 22 20। तो ये 42, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? सर एटॉमिक नंबर का नहीं पता। एटॉमिक नंबर जो होता है वो हम प्रोटॉन को ही बोलते हैं, प्रोटॉन का दूसरा नाम हमने बोला है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर भी आपका 20 ही होगा। तो एक बार इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है? ओके जब पढ़ोगे ना एक बार उनको रिवाइज करोगे, बाई हार्ट नहीं करना है, समझ के पढ़ना। कोई भी डाउट आता है तो पूछना है, बट पहले पढ़ लेना है, ठीक है?
ओके ठीक है, खुदा हाफिज, ये बंद कर दो, है ना। तो अभी आप लोग को समझ आया ना? कोई भी डाउट हो तो मुझसे अभी पूछ लेना जी। क्लास है सर? कल हाँ है इंशाल्लाह, दिन में होगी लेकिन इवनिंग में मुझे थोड़ा काम है। ओके सर। और ये अली फातिमा आपको भी समझ में आया? सर टाइम क्या ठीक रहेगा? है जी, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर दिन में क्लास कितने बजे? हाँ कल दिन में होगा इंशाल्लाह। 3 to 4 सर? नहीं डेली नहीं, कल दिन में होगा इंशाल्लाह। मैं टाइमिंग बताऊंगा। ठीक ठीक, ओके, खुदा हाफिज।